नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र विभाग, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। टॉपिक है संप्रभुता। हमने पूर्व कक्षा में संप्रभुता के अर्थ, उसकी परिभाषाओं और उसके स्वरूप को जानने की कोशिश की, और उसी दौरान हमने संप्रभुता के ऑस्टिन के सिद्धांत और ऑस्टिन के सिद्धांत की जो विभिन्न आलोचनाएं हैं उनको जानने की कोशिश की, और इसके साथ साथ संप्रभुता के कौन कौन से विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हमने जाना। आज की कक्षा में हम संप्रभुता के विविध रूपों का अध्ययन करेंगे कि संप्रभुता के कौन कौन से रूप हैं। तो इस संबंध में जब हम राजनीति शास्त्रियों के विश्लेषणों को देखते हैं तो मोटे तौर पर 3-4 प्रकार के रूप संप्रभुता के हमको दिखाई देते हैं। उसमें है एक तो राजनीतिक संप्रभुता। ये संप्रभुता का पहला जो रूप है वो राजनीतिक संप्रभुता का है। दूसरा है लोकप्रिय संप्रभुता, और तीसरा है विधि सम्मत या तथ्य संगत संप्रभुता। इसके अलावा और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये तीनों रूप जो है राजनीति शास्त्र में मान्यता प्राप्त रूप है, जिन पर एक मतता है, एक राय है विद्वानों की। तो हम इन 3-4 रूपों के संबंध में आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संप्रभुता का राजनीतिक रूप, यानी राजनीतिक प्रभुसत्ता। जब हम राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात करते हैं तो इसका उदय इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 के अंदर हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप इसका उदय हुआ। और इसके उदय के पीछे जो उस समय का जो चिंतन है, और खासकर जॉन लॉक, जो इनका सामाजिक समझौता सिद्धांत जो आया, उसमें भी उनका बड़ा योगदान है। तो जॉन लॉक का बड़ा योगदान है। जॉन लॉक ने विभाजित प्रभुसत्ता के पक्ष में अपने विचार रखे, और अपनी जो किताब है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 1690 के अंदर प्रकाशित हुई थी, उस किताब के अंदर जॉन लॉक ने 2 प्रकार की प्रभुसत्ताओं की व्याख्या की है। एक तो नागरिक समाज की सर्वोच्च सत्ता जो जनता में निहित होती है, और दूसरा सरकार की सर्वोच्च सत्ता जो विधायिका और उससे जुड़ी हुई कार्यपालिका में निहित होती है। तो जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में 2 प्रकार की संप्रभुताओं की व्याख्या की, एक नागरिक संप्रभुता और एक सरकार की संप्रभुता। तो लॉक ने सामान्य अवस्था में जनता की सर्वोच्च शक्ति के संबंध में ये कहा कि सामान्य अवस्था में जनता की सर्वोच्च जो शक्ति है, नागरिक प्रभुसत्ता जो है, वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, और सरकार जो है सक्रिय रूप से इस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। लेकिन जनता को यह विश्वास हो जाए कि सरकार ने इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जनता के विश्वास को भंग किया है, तो जनता सक्रिय होकर सरकार को बदल सकती है, पलट सकती है, नई सरकार ला सकती है, नया शासक चुन सकती है। तो इस चिंतन के आधार पर लॉक के अनुसार संसदात्मक सम्राट जो है कानूनी प्रभुसत्ताधारी हुआ, और जनता राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी हुई। यानी ये जो पूरा चिंतन है इंग्लैंड की पृष्ठभूमि में जॉन लॉक ने प्रस्तुत किया, और जो उन्होंने नागरिक प्रभुसत्ता और सरकार की सर्वोच्चता की जो बात की, तो उसका मतलब यहां ये हुआ कि इंग्लैंड की जो संसद और जो सम्राट है वो तो हुआ कानूनी प्रभुसत्ताधारी, यानी वो कानूनन संसद को और सम्राट को वो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। और जो इंग्लैंड की जनता है, जो संसद में अपने प्रतिनिधि चुनती है, और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चुनाव होता है, तो वो जनता जो है चुनने वाली सरकार को, वो जनता एक तरह से राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी हुई। तो यहां जॉन लॉक के चिंतन में ये नागरिक प्रभुसत्ता और सरकारी प्रभुसत्ता की बात हुई है। तो सरकारी प्रभुसत्ता तो कानूनी प्रभुसत्ताधारी हो गया, और नागरिक जो है वो राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी हो गए। इसी
विचार को, इसी धारणा को आगे 1748 के अंदर मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया और उनकी किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर मॉन्टेस्क्यू ये बात कहते हैं कि जनता की स्वतंत्रता को निश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता शासन के 3 अंगों में विभाजित होनी चाहिए। यानी मॉन्टेस्क्यू ने यहाँ लॉक के चिंतन को आगे बढ़ाते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण को भी के विचार को लेके वो आते हैं मॉन्टेस्क्यू, कि शासन की सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति में, किसी एक संस्था में निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी वो 3 अंगों में विभाजित होनी चाहिए। और ये 3 अंगों में विभाजन का मतलब यह है कि शासन के मोटे तौर पर 3 काम होते हैं, 3 कार्य होते हैं, और इन 3 कामों को, 3 कार्यों को एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था ना करे, जैसा कि राजतंत्र में होता आया है। इन 3 कामों को, 3 कार्यों को करने के लिए 3 अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए, और उन तीनों अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले लोग अलग अलग होने चाहिए। सरकार का पहला काम क्या है? कानून का निर्माण। तो कानून का निर्माण करने के लिए व्यवस्थापिका हो। दूसरा काम क्या है सरकार का? कानून को लागू करना, कानून के अनुसार शासन करते हुए लोगों के लिए काम करना। तो इस काम के लिए है कार्यपालिका, जिसको जनता चुनती है डेमोक्रेसी के अंदर। तो दूसरा काम हो, दूसरी संस्था हो गई कार्यपालिका। और तीसरा काम क्या है सरकार का? न्याय, अपराध करने वालों को दंडित करना, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना। तो इस काम के लिए न्यायपालिका। तो 3 काम, कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून का उल्लंघन होने पर दंड देना, ये 3 जो काम है, इन 3 कामों के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 3 अलग अलग संस्थाएं काम करें, वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कह दी, और ये एक नई धारणा निकल कर आई कि शासन के 3 अंगों में सत्ता विभाजित होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में प्रभु सत्ता की कानूनी और राजनीतिक धारणाएं विकसित हो गई हैं। कानूनी प्रभु सत्ता न्यायालय द्वारा मान्य होती है, और वो निरंकुश, सार्वभौमिक, अदेय, स्थायी, अविभाज्य, मौलिक होती है। जैसा हमने प्रभु सत्ता की विशेषताओं में जाना, ये तमाम सारी विशेषताएं जो है प्रभु सत्ता की कानूनी धारणा के अंदर विद्यमान है। लेकिन जब हम राजनीतिक प्रभु सत्ता की बात करते हैं, तो राजनीतिक प्रभु सत्ता उस अनिश्चित शक्ति का प्रतीक होती है जो इस कानूनी प्रभु सत्ता को अंतिम रूप से प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये दोनों प्रभु सत्ता एकान्वित रहती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्रों में सरकार कानूनी प्रभु सत्ताधारी होती है, और जनमत या जनता जो है विभिन्न रूपों में राजनीतिक प्रभु सत्ताधारी हो जाती है कि वो सरकार को चुनती है। तो ये एक जो है डेवलपमेंट हम प्रभु सत्ता की धारणा में देखते हैं कि जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू ने प्रभु सत्ता को राजनीतिक प्रभु सत्ता के रूप में भी स्थापित किया, और राजनीतिक प्रभु सत्ता का मतलब यहाँ ये है कि कानूनी प्रभु सत्ता से निकलकर प्रभु सत्ता जो है किसी निश्चित व्यक्ति के बजाय जनता में निहित हो जाती है। और मॉन्टेस्क्यू तो जो है शासन सत्ता का भी विकेंद्रीकरण करने की बात करते हैं, और वो एक ही व्यक्ति में सभी प्रकार के अधिकारों को, सभी प्रकार के कार्यों को एकान्वित नहीं करते हैं, बल्कि वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के माध्यम से उसका विभाजन करने की वो बात करते हैं। एक और विचारक हुए हैं डायसी। डायसी ने इस संबंध में ये धारणा विकसित की है, ये धारणा प्रस्तुत की है कि वकील द्वारा मान्य कानूनी प्रभु सत्ताधारी के पीछे एक अन्य प्रभु सत्ताधारी होता है, जिसके आगे कानूनी प्रभु सत्ताधारी को सिर झुकाना पड़ता है। यह राजनीतिक प्रभु सत्ताधारी होता है, जिसकी इच्छा अंतिम और नागरिकों को माननी पड़ती है। तो ये एक व्यवहारिक बात डायसी ने की है। उन्होंने ये कहा है कि संप्रभुता की जो कानूनी धारणा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस कानूनी धारणा के पीछे भी एक और प्रभु सत्ताधारी होता है, जिसके आगे कानूनी प्रभु सत्ताधारी को सिर झुकाना पड़ता है, और यह है राजनीतिक प्रभु सत्ताधारी, जो नागरिकों में, प्रजा में निहित होती है। कि कोई भी प्रभु सत्ताधारी कितना ही प्रभावशाली हो, ताकतवर हो,
जनता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। हिटलर, मुसोलिनी जैसे निरंकुश प्रभु सत्ताधारी भी दुनिया में हुए हैं, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं सके, आखिर जनता के सामने झुकना उनको पड़ा। तो ये जनता जो है राजनीतिक प्रभु सत्ताधारी है। तो ये एक जो है डेवलपमेंट जो है प्रभु सत्ता के संबंध में आया और एक रूप निकल कर आया राजनीतिक प्रभु सत्ता। गार्नर ने संबंध में जो बात कही है वो ये है कि कानूनी प्रभु सत्ता के पीछे एक दूसरी प्रभु सत्ता होती है जो कानूनी रूप से अज्ञात, असंगठित है और जिसमें इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह राज्य की हर इच्छा को कानून के रूप में व्यक्त कर सके, किंतु फिर भी वह ऐसी सत्ता है जिसके सामने कानूनी प्रभु सत्ता को सर झुकाना पड़ता है और वो राजनीतिक प्रभु सत्ता। ये डायसी जो बात कर रहे हैं उसी बात को उन्होंने अपने अंदाज में गार्नर ने व्यक्त किया है कि हम देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर बड़े बड़े शक्तिशाली नेताओं को जो सरकार का हिस्सा होते हैं उनको जनता के सामने सिर झुकाना पड़ता है, जनता के सामने झुकना पड़ता है और कई बार जो है जनता जो उनको ध्वस्त भी कर देती है। तो इसी धारणा को, इसी विचार को राजनीतिक प्रभु सत्ता के रूप में विकसित किया गया है। अब एक दूसरी प्रभु सत्ता है जिसको लोकप्रिय प्रभु सत्ता कहा जाता है। ये दूसरा रूप है प्रभु सत्ता का। लोकप्रिय प्रभु सत्ता का विचार साधारणतः नैतिक आधार पर जन साधारण को प्रभु सत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है और इसके जो आरंभिक जो संकेत है इस धारणा को विकसित करने में, उसमें सिसरो का चिंतन से हम इस धारणा को देखते हैं जहां लोकप्रिय संप्रभुता की बात विकसित हुई है। अल्थुजियस नामक एक जर्मनी के बड़े राजनीति शास्त्री हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी इस धारणा को विकसित किया और उन्होंने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए ये कहा कि प्रभु सत्ता ऐसा कार्य करने की सर्वोच्चता और सर्वशक्ति है जो राज्य के सदस्यों को भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक हो। तो यह एक नैतिकता की बात हम देखते हैं कि प्रभु सत्ता क्या है। प्रभु सत्ता एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य के लोगों, निवासियों, नागरिकों के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। ये भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण जो है इसमें एक आवश्यक तत्व हो गया और ये भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण एक नैतिक बात हो गई। तो लोकप्रिय प्रभु सत्ता जो है नैतिक धारणा है एक तरह से, और इस धारणा को लोकप्रिय बनाया बाद में सामाजिक समझौता जो सिद्धांत के जो 3 विद्वान हैं उसमें एक विद्वान हुए हैं रूसो। उन्होंने इस धारणा को और ज्यादा लोकप्रिय बनाया और ज्यादा अच्छे ढंग से इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने एक किताब लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने। इस किताब के अंदर रूसो ने अपनी धारणा को व्यक्त करते हुए कहा कि ये लॉक ने कहा कि रूसो ने लॉक की जो राजनीतिक प्रभुसत्ता की जो का सिद्धांत था उसको लोकप्रिय प्रभुसत्ता की धारणा में बदल दिया उन्होंने। पहली चीज तो ये कि क्योंकि रूसो और लॉक दोनों ही सामाजिक समझौताधारी हैं, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत लॉक ने जो प्रभुसत्ता का राजनीतिक सिद्धांत दिया, उस राजनीतिक सिद्धांत को उन्होंने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के रूप में बदलने का प्रयास किया। और इसके आधार पर रूसो ने यह कहा कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ यह है कि जनता अंतिम और सर्वोच्च शक्ति की स्वामी तथा समस्त शक्तियों का योग है। तो उन्होंने जनता को केवल भीड़ नहीं माना। रूसो जनता को केवल झुंड नहीं मानते हैं। रूसो जनता का मतलब संप्रभुता तक ले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब किसी निश्चित भूमि पर कोई जनता निवास कर रही है और वो जनता अपने शासन को चुन रही है तो वो जनता भीड़ नहीं है। उस जनता का कुछ विशिष्ट अर्थ है, क्योंकि वो जनता जो है सर्वोच्च शक्ति की स्वामी है और समस्त शक्तियों का योग है। कि कोई भी शासकदारी जो है
वो जनता से अधिकार प्राप्त कर रहा है शासन करने के लिए, तो समस्त जो शासन की शक्तियां हैं उसका योग जो है वो मिलकर जनता बनता है। तो ये जनता ही लोकप्रिय संप्रभुता के रूप में रूसो की धारणा के अंदर स्थापित होती है। तो रूसो के अनुसार आगे रूसो क्या बोलते हैं कि संप्रभुता का निवास स्थान जो है सामान्य इच्छा में होता है, और सामान्य इच्छा समाज के सामान्य हित की इच्छा है। अतः जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे इसका पालन करने के लिए समाज द्वारा बाध्य किया जाएगा। रूसो अपने सामाजिक सिद्धांत के समझौते सिद्धांत में सामान्य इच्छा की धारणा लेके आते हैं, और ये सामान्य इच्छा ही रूसो की संप्रभुता है। और ये सामान्य इच्छा क्या है? ये सामान्य इच्छा है समाज के सामान्य हित की इच्छा है कि समाज का हित क्या है। ये जो कंसर्न है, ये सामान्य सोच जो समाज के अंदर विकसित होती है कि समाज का हित क्या है, तो वो जो सोच विकसित हो जाती है वो सोच ही सामान्य इच्छा है, और वही संप्रभुता है, क्योंकि फिर उस सोच के आधार पर ही समाज का जनता का संचालन किया जाता है। अतः जो कोई और फिर वो सामान्य सोच विकसित होने के बाद में कोई उसके विपरीत चलने की कोशिश करता है तो समाज द्वारा उसको वो सामान्य सोच के अनुसार चलने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये बाध्यता इस प्रभुसत्ता में शामिल है। ये जो बाध्यता क्या है? जनता की सामान्य सोच। तो ये एक लोकप्रिय संप्रभुता का कंसेप्ट जो है राजनीति शास्त्र में आया, और इसे लोकप्रिय संप्रभुता कंसेप्ट का प्रारंभिक जो संकेत जो है हम सिसरो के चिंतन में देखते हैं, और बाद में जो है इसका विकास जो है रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में सामान्य इच्छा के तौर के सिद्धांत के माध्यम से किया। एक और हमारा राजनीति शास्त्री है आशीर्वादम, उन्होंने इस संबंध में ये कहा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता राजनीतिक प्रभुसत्ता का स्वाभाविक विकास है, कि जो लोक ने जो राजनीतिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया उसका स्वाभाविक विकास ही लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के रूप में विकसित होता है। क्योंकि राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी जो है वो राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी जो है जनता से ही शक्ति प्राप्त करता है, और जनता से शक्ति प्राप्त करते समय के विकास क्रम में जनता प्रभुसत्ताधारी हो जाती है, क्योंकि जनता उसको अपना शासक बना रही है, उसको शासन करने का अधिकार प्रदान कर रही है। तो ये जनता जब आ जाती है तो वो अपने आप में लोकप्रिय प्रभुसत्ताधारी बन जाती है। तो ये एक दूसरा रूप हुआ, पहला राजनीतिक प्रभुसत्ता, दूसरा लोकप्रिय संप्रभुता। और तीसरा जो रूप है प्रभुसत्ता का वो है विधि संगत या तथ्य संगत संप्रभुता। इस संबंध में जब हम विधि संगत प्रभुसत्ताधारी की बात करते हैं तो विधि संगत प्रभुसत्ता से अभिप्राय यह है कि कानूनी प्रभुसत्ताधारी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है, इसकी आज्ञा का पालन का आधार कानून होता है। तो जिस प्रभुसत्ताधारी की आज्ञा पालन का आधार लोग कानून के आधार पर करते हैं, और जिस प्रभुसत्ताधारी को दूसरे राज्य कानूनी तौर पर मान्यता प्रदान करते हैं, वो होता है कानूनी प्रभुसत्ता, कानूनी प्रभुसत्ताधारी, डिज्योर। इसके साथ ही एक धारणा और काम करती है, तथ्य संगत प्रभुसत्ता। यहां तथ्य संगत प्रभुसत्ता का निहितार्थ यह है कि वह प्रभुसत्ताधारी जिसकी आज्ञा का पालन लोग वास्तव में करते हैं, चाहे उसकी कानूनी स्थिति हो या नहीं। इसका आधार भौतिक शक्ति और धार्मिक प्रभाव भी हो सकता है। तो ये जो पैरेलल दो धारणा काम करती हैं, विधि संगत और तथ्य संगत। विधि संगत प्रभुसत्ता का मतलब यह है कि कानूनी आधार पर उसको आपने प्रभुसत्ताधारी मान लिया है, और कानूनी आधार पर जनता उसकी प्रभुसत्ताधारी की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये तो हुआ कानूनी आधार जो सैद्धांतिक है। लेकिन इसके साथ साथ एक धारणा यह है तथ्य संगत प्रभुसत्ता। तो यहां तथ्य संगत का मतलब यह है कि कानूनी आधार हो या नहीं हो, लोग मानते या नहीं बाहर के लोग मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन देश के भीतर, राज्य के भीतर आपके पास ऐसी भौतिक, धार्मिक या अन्य आधार का ऐसा आकर्षण है, ऐसा प्रभाव है जिसके आधार पर जो है लोग जो है वास्तव में आपकी आज्ञा का पालन करते हो, चाहे उसकी स्थिति आपकी कानूनी हो या नहीं हो। तो इसको बोलते हैं
तथ्य संगत प्रभु सत्ताधारी। कई बार डेमोक्रेसियों में जो है सरकार की आज्ञाओं का लोग उल्लंघन करते हैं और कोई एक लोकप्रिय नेता एक समूह का नेतृत्व करता है, उसकी आज्ञा का पालन लोग करने लग जाते हैं, तो वो तथ्य संगत प्रभु सत्ताधारी हो जाता है और वो सरकार जो है कानूनी प्रभु सत्ताधारी हो जाती है। तो ये संकट कई बार लोकतंत्र के अंदर उत्पन्न हो जाता है कि दो प्रकार की संप्रभुताधारी अपना दावा करने लगते हैं। एक सरकार है जो जिसका कानूनी आधार है, जिसको विश्व के अन्य राज्यों ने मान्यता दे रखी है, तो वो कानूनी प्रभु सत्ताधारी है। लेकिन उसके खिलाफ बगावत करने वाले लोग, उससे असहमत लोग जो है, उनका एक झुंड या उनका एक समूह अपने जिनका एक नेता है, उस नेता की आज्ञा का पालन करने लग जाते हैं, उसके निर्देशों के हिसाब से काम करने लग जाते हैं, तो वो तथ्य संगत संप्रभुताधारी हो जाता है। तो ये एक दो अंतर हमको देखने को मिलते हैं, एक दो धारणा हमको देखने को मिलती है, एक विधि संगत और एक तथ्य संगत प्रभु सत्ताधारी। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से ये जो किया गया, ये जो अंतर हम देखते हैं वो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। और ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जो युद्ध, क्रांति और अराजकता के समय कोई जो वातावरण डेवलप होता है, उस समय ये धारणाएं विकसित होती हैं कि कानूनी तौर पर कौन प्रभु सत्ताधारी है और वास्तव में किसके निर्देशों की पालना समूह या जनता कर रही है। तो ये एक अस्थायी दौर होता है और शीघ्र ही विधि संगत और तथ्य संगत प्रभु सत्ता को एकान्वित होना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियां आ जाती हैं तो फिर ये अंतर खत्म हो जाता है। तो ये धारणा जो है अशांति, युद्ध, अराजकता के वातावरण में उत्पन्न होती है कि वास्तव में कानूनी आधार पर तो कोई संप्रभुताधारी कोई और है, लेकिन जनता किसी और के निर्देशों से संचालित होती है। तो ये एक राजनीति शास्त्र के अंदर धारणा तथ्य संगत और विधि संगत संप्रभुता की आती है। कुल मिलाकर हम ये देखें तो मोटे तौर पर राजनीतिक प्रभु सत्ता, लोकप्रिय प्रभु सत्ता और विधि संगत प्रभु सत्ता और तथ्य संगत प्रभु सत्ता, ये चार प्रकार की प्रभु सत्ता के रूप हमने आज की कक्षा के अंदर जाने हैं, समझे हैं। इसके अलावा और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर मान्यता प्राप्त रूप हैं जिसके आधार पर एक प्रभु सत्ता के संबंध में समझ विकसित की जा सकती है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य बिंदुओं का अध्ययन आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।